सोचिए कि जब ये पैरासाइट्स या फिर ये पैथोजेंस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो हमारा शरीर भी चुप थोड़े ना बैठता होगा, कुछ तो करता होगा। मतलब कुछ तो ऐसा होगा। अब कोई हमको थप्पड़ मार के चला जाएगा, हम चुप थोड़े ना रहेंगे, कुछ तो करेंगे। तो हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ करती है। वो क्या करती है, वो दिखाती है इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि उसके अंदर एक चीज़ होती है, एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? एक तरीके से एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारे शरीर की कि हम पैरासाइट से लड़ते हैं। कभी सोचा है कि जब हमको कुछ भी जुकाम होता है तो बुखार क्यों आता है? टाइफाइड हो रहा है तो बुखार क्यों आ रहा है? कोई भी चीज़ हो रही है तो बुखार क्यों आ रहा है? वो भी एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। हमारे शरीर का जब तापमान बढ़ता है तो वो जो भी पैरासाइट या पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आया है उसको उसके बॉडी में कुछ ना कुछ एक चेंज आता है और वो उसको नुकसान पहुंचता है, इसलिए फीवर आता है जब भी हमें कुछ बीमारी होती है। तो ये एक, और साथ ही साथ वो एक इंडिकेशन भी होता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन सब्सटेंस चला गया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसको कि पैथोजन ने इन्फेक्ट किया हुआ है। तो इट्स द एबिलिटी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। यानी कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो है इम्यूनिटी हमारा शरीर दिखाता है। अब इम्यूनिटी के भी दो तरीके होते हैं। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट वर्ड का मतलब होता है बर्थ, यानी कि जो हमको जन्म के साथ मिलती है उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये इसको क्या होता है, ये प्रेजेंट बाय द बर्थ। ये होते हैं, इसमें क्या होता है, चार तरीके की चीज़ें होती है। सबसे पहला जो बैरियर होता है, बैरियर मतलब एक तरीके से रुकावट समझ लीजिए, जो कि फॉरेन जो पैथोजन आ रहा है उसको रोकता है। तो सबसे पहला जो बैरियर होता है वो होता है फिजिकल बैरियर, यानी कि शरीर में होगा ये, तो वो होता है स्किन। और साथ ही साथ म्यूकस। म्यूकस मतलब जो हमारे एपिथेलियल यहाँ इधर प्रेजेंट होता है और नोज़ में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जब भी पैथोजन हमारे नोज़ के थ्रू हमारे शरीर के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो ये म्यूकस क्या होता है, गाढ़ा होता है। इसमें क्या होता है, पैथोजेंस फंस जाते हैं, जिस वजह से पैथोजेंस अंदर नहीं आते। दूसरा होता है स्किन। स्किन क्या होता है, स्किन के अंदर कुछ भी इजीली नहीं एंटर कर सकता, वो बाहर ही रुक जाएगा। जो पैथोजन होगा वो बाहर ही रुक जाएगा, स्किन में ही रह जाएगा। बाद में हम जब हाथ धोते हैं या नहाते हैं तो वो उसके साथ बह जाता है, मर जाता है। सेकेंड टाइप का जो बैरियर होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है फंक्शनिंग मैकेनिज्म। हमारे शरीर में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होंगे जिस वजह से क्या होगा, बैरियर, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे कि पैथोजेंस हमारे शरीर में नहीं आएंगे या फिर मर जाएंगे। तो वो होता है एसिड इन द स्टमक। हमारे पेट में, गट में वो होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH होता है वो हाई होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे फूड के साथ या वाटर के साथ आ रहा है वो वहीं पे स्टमक में ही मर जाता है। दूसरा होता है स्लाइवा इन द माउथ। स्लाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तीसरा होता है टेयर्स, आंसू। जो हमारे आंसू होते हैं उनमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम हेल्प करता है बैक्टीरियाज को मारने के लिए स्पेसिफिकली। तीसरे तरीके का जो बैरियर है वो है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर मतलब सेल से कुछ रिलेटेड ऐसा बैरियर होगा जिस वजह से हमारे जो पैथोजेंस है या जो फॉरेन जो भी आ रहा है वो रुक जाएगा। वो होता है ल्यूकोसाइट्स, WBCs। ये वो है जो कि हम WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फाइट करते हैं जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। दूसरा है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम होता है कि ये क्या करते हैं, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है ये क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिस वजह से उसका काम तमाम हो जाता है। लास्ट जो है वो है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में आते हैं इंटरफेरॉन्स। ये क्या होते हैं, जैसे कोई वायरस हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहले एक सेल को
को इफेक्ट करेगा, ऐसे तो है नहीं कि 4-5 को एक साथ कर देगा। वो सबसे पहले एक सेल को इन्फेक्ट करता है। जब वो सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो जो सेल, जो इन्फेक्टेड सेल है, वो एक सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल किस फॉर्म में होता है? प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है। तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं हम उनको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। तो क्या होता है, ये इंटरफेरॉन्स जाते हैं दूसरे आसपास के सेल्स में और उनके दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं भाई तुम्हारा एक दोस्त इन्फेक्ट हो चुका है, अब तुम मत होना, पहले ही अपने आप में एक बैरियर बना दो। तो उससे क्या होता है, बाकी के सेल बच जाते हैं। हाँ, ये उतने लेवल पे काम नहीं आता पर काफ़ी टाइम में काम आता है। नेक्स्ट टाइप की जो इम्यूनिटी होती है, एक तो हमने पढ़ दी इनेट, जो कि बाय बर्थ हमको मिलती है, ये सबके सब हमको बाय बर्थ मिले, हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? जिसको हमने पाया है। एक्वायर्ड वर्ड का मतलब होता है जिसको हमने पाया, यानी कि अपने लाइफ टाइम में जो चीज़ हम पा रहे हैं वो इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। हमारे बर्थ के बाद हम इसको क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी जो होती है वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है इसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और जो सेल मीडिएटेड होती है इसको हम बोलते हैं टी सेल इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडीज क्या होती है? सबसे पहले अब हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे कोई पैथोजन आता है तो शरीर कुछ ना कुछ बनाता है, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो कि पैथोजन्स को फाइट करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैथोजन आता है वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में रिलीज करता है, जो उसके साथ फाइट करने के लिए हमारी बॉडी भी सब्सटेंस बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। नाम ही है उसका एंटी, मतलब जो कि उल्टा करे, मतलब कि मारे, एक तरीके से उसका एंटी हो, जो पैथोजन होता है उसका एंटी हो, तो वो होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि जैसे पैथोजन अंदर आएगा हमारी बॉडी क्या करेगी? कुछ एंटीबॉडीज बनाएगी, प्रोटीन्स बनाएगी और क्या करेगी? पैथोजन्स को मार देगी। दूसरी तरीके की है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है टी सेल, एक होता है बी सेल। तो ये जो टी सेल है इसको हम टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगी कि ये सब क्या होता है। जो ये टी सेल होता है ये क्या करता है कि ये एक्टिव हो जाता है, ये ही हेल्प करता है इन एंटीबॉडीज को रिलीज करने में। अब क्या होता है, टी सेल तो एक्टिव हो गए, साथ ही साथ जो मैंने अभी ऊपर बताया ये मैक्रोफेजेस, ये भी एक्टिव हो जाते हैं, ये भी एक तरीके के सेल ही होते हैं। ये जब एक्टिव हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो पैथोजन आया है उसको खा जाते हैं और उसको मार देते हैं। ओके, तो अभी तक हम सब ने पढ़ा कि इम्यूनिटी क्या होती है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है, तो वही होता है इम्यूनिटी। अब मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं या लेते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक स्पेशल पैथोजन आएगा तो उसके प्रति वो स्पेशल इम्यूनिटी शो करता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे होती है हमारी बॉडी में? तो क्या होता है, कोई भी पैथोजन है वो नया नया है और वो हमारी बॉडी में पहली बार आया है, हमारी बॉडी ने आज तक पहले कभी उसको नहीं पहचाना है या फिर नहीं देखा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी उस पैथोजन के खिलाफ। तो इसमें हेल्प कौन करता है? दो तरीके के सेल इसमें हेल्प करते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं कि वो ऐसे प्रोटीन्स बनाएं जो कि पैथोजन से लड़ने में हेल्प करें। तो जब पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो क्या होता है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बहुत लो इंटेंसिटी का होता है, बहुत हल्का फुल्का होता है। लेकिन जैसे ही ये पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी को पता होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी मेमोरी में ये सेट होता है कि हाँ ये पैथोजन पहले भी आया था और इसके प्रति हमने जो है इस तरीके का एक प्रोटीन बनाया था। अब ये क्या करता है, जैसे ही पैथोजन बॉडी में आता है वैसे ही बी लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट्स वो वाले एंटी जो प्रोटीन्स हैं वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है। जब पहली बार पैथोजन बॉडी में आता है तो उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स या फिर एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। जब दोबारा वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, और ये जो रिस्पॉन्स होता है ये बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है। अब इस रिस्पॉन्स में जिन प्रोटीन्स की मैंने बात की जो कि पैथोजन से लड़ने में हेल्प करते हैं, वो पैथोजेंस क्या होते हैं? उन पैथोजेंस को उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। पैथोजन को जो दूसरा नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एंटीजन। तो एंटीजन यानी कि पैथोजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी प्रोटीन्स बनाती है, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन रिलीज करता है? बी लिम्फोसाइट्स रिलीज करता है। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये इसको बोलते हैं हम हैवी चेन, और ये वाली जो चेन होती है ये दो, इनको बोलते हैं लाइट चेन। ये दो हैवी और ये दो लाइट। ये जो हैवी और लाइट चेन्स होती हैं इनमें एक ये वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि इस वाली जगह पर पैथोजन आएगा और एंटीबॉडी उसको कवर अप कर देगा, बंद कर देगा, और वहाँ पर उससे मीन्स एक तरीके से फाइट करेगा। यहाँ पर ये वो एक तरीके से फील्ड ऑफ बैटल है जहाँ पे कि लड़ाई होगी बिटवीन पैथोजन एंड एंटीबॉडी। अब इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं H2 एंड L2। क्यों? क्योंकि दो हैवी चेन्स है और दो लाइट चेन्स है। अब मैंने आपको बोला कि जो एंटीबॉडी होता है वो प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं, तब अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, और एक लंबी चेन जब अमाइनो एसिड्स की बन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। तो ये जो है हैवी चेन और लाइट चेन ये आपस में जुड़े हुए होते हैं सल्फाइड बॉन्ड्स से, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये N और C का क्या मतलब होता है? अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है? अमाइनो वर्ड का मतलब है अमीन ग्रुप, एंड एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो ये अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है प्रोटीन, उसका ये जो N वाला पार्ट है यानी कि यहाँ पे अमाइनो एसिड वाला पार्ट है, और यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। ये कोई ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। अब जो एंटीबॉडीज़ होती है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि IgA, IgG, IgM और IgE। इसमें जो ये Ig है इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी में हेल्प करने वाले, और ये ग्लोब्युलिन का मतलब होता है प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से इनके अलग अलग टाइप्स के हिसाब से नाम दिए गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो हमने दो तरीके की ऑलरेडी पढ़ दी, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो और टाइप की इम्यूनिटी होती है, वो है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब ये क्या होती है? देखिए, जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद बनाती है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ बाहर से मिलते हैं तब हम उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है वैक्सीनेशन। देखिए क्या होता है, आपको याद होगा बचपन में हमको वैक्सीनेशन करवाया जाता है, इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, और क्या होता है उसके बाद हमको हल्के हल्के बुखार आते हैं। कभी सोचा है क्यों आते हैं? क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो जो वैक्सीनेशन, जब इंजेक्शन हमारी बॉडी में किया जाता है, जो भी होता है, उस समय क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट या फिर कोई दवाई इंजेक्ट नहीं की जाती है। एक्चुअली में जो मीन्स वीक एंटीजेंस होते हैं या पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं। इसके प्रति क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको देखकर। जैसे कि हमने देखा था प्राइमरी रिस्पॉन्स में, वैसे ही कुछ होता है। इस टाइम पे क्या होता है कि वीक
एंटीजन्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं ज़बरदस्ती बाहर से, और क्या होता है हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाती है, ताकि बाद में जब वो पैथोजन पूरा अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आए तो हमारी बॉडी उसके प्रति लड़ने के लिए सक्षम हो, एबल हो। तो क्या होता है कि वैक्सीनेशन में एंटीजन्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं। एंटीजन्स, वीक एंटीजन्स या फिर हाफ किल्ड एंटीजन्स हमारी बॉडी में जो है इंजेक्ट करवाए जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमको एंटीबॉडीज़ बाहर से मिलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन। क्या होता है कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ का दूध पीते हैं, वो जो माँ का दूध होता है उसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिससे कि क्या होता है बच्चे को एंटीबॉडी मिलती है, बाहर से अपनी माँ से मिलती है। दूसरा, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बाहर से डाली जाती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि जब सांप काट देता है तो सांप के जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बाहर से हमको इंजेक्ट करवाई जाती है, तो वो होता है पैसिव इम्यूनिटी, और इसका एग्जांपल है इम्यूनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे एलर्जीज़। एलर्जीज़ आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि उसको पॉलन से एलर्जी है, उसको फूलों से एलर्जी है, या फिर उसको डस्ट से एलर्जी है, आपने बहुत बार सुना होगा। एलर्जी क्या होता है, कभी भी हमारी जब बॉडी में कोई एंटीजन आता है, बाहर फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए इतना सेंसिटिव होता है कि वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देता है कुछ पर्टिकुलर एंटीजन्स के प्रति। जैसे कोई इंसान डस्ट में रहता है, धूल मिट्टी में ज़्यादा रहता है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है एलर्जी में, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स, इसी को हम क्या बोलते हैं एलर्जीज। अब हमारी बॉडी में एलर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम जो भी सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं एलर्जेंस, यानी कि एलर्जीजेंस, यानी कि प्रोड्यूसिंग एलर्जी प्रोड्यूसिंग आर कॉल्ड एलर्जेंस। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, पॉलन हो सकता है, पीनट से भी किसी को होती है, मिल्क से भी किसी को एलर्जी होती है। तो उन सारे सब्सटेंसेस को जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको बोलते हैं एलर्जेंस। अब कुछ सिम्टम्स होते हैं, जब किसी को भी एलर्जी होती है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि नाक बहना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, बहुत ज़्यादा छींक वगैरह आना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि एलर्जी में होते हैं। सांस लेने में भी दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो वो इसके सिम्टम्स होते हैं। जब हमारी बॉडी में एलर्जन आता है या फिर जो भी एलर्जी प्रोड्यूसिंग मटेरियल सब्सटेंस आता है, हमारी बॉडी उसके प्रति जो एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रोटीन्स बनाती है, वो एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक टाइप की होती है, और उन एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं IgE टाइप एंटीबॉडीज़। IgE टाइप एंटीबॉडीज़, जहाँ भी IgE टाइप एंटीबॉडीज़ आएगा, यानी कि उसका सीधा सीधा कनेक्शन है एलर्जी से। अब जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कुछ केसेस में एलर्जी के सिम्टम्स बहुत हाई हो जाते हैं, तो उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ एक तरीके से दवाई समझ लीजिए उनका इस्तेमाल करते हैं। वो है जैसे कि एंटी हिस्टामिन, स्टेरॉइड्स और एड्रेनलिन जैसे कुछ सब्सटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं एलर्जीज के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आखिर कौन से वो चीज़ें हैं या ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ये इम्यून सिस्टम को मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। आखिर कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे इस्तेमाल होते हैं या यूज़ में आते हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फेटिक सिस्टम पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो कि हेल्प करता है बॉडी को पैथोजन से लड़ने के लिए। तो उसमें जो होते हैं वो होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर कि हमारे जो भी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि पैथोजन से लड़ने में हेल्प करते हैं, वो लिम्फोसाइट्स वहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं और साथ ही साथ मैच्योर होते हैं। तो वो जो ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स।
वो उनमें उनका एग्जाम्पल है जैसे कि बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो में जो है वो बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिन होते हैं, मैच्योर होते हैं या फिर प्रोलिफरेट होते हैं, और थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स जो है ओरिजिन होते हैं और मैच्योर होते हैं। अब ये जो जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं और पूरा वो कर देते हैं, अपना एक एंटीजन स्पेसिफिक बन जाते हैं कि इसने इस एंटीजन से लड़ना है, इसने इस एंटीजन से लड़ना है या फिर पैथोजन से लड़ना है, तो ये जो होते हैं ये ट्रैवल करते हैं और पहुंच जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो जगह होती है जहाँ पर एक तरीके से ये बैटल फील्ड है, जहाँ पर कि एंटीजन जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंटीबॉडीज जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से आए हैं वो, और एंटीजन या फिर पैथोजन जो कि फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी में बाहर से आया है, ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पर फाइट करते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का एग्जांपल है जैसे कि स्प्लीन, इसको ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, स्प्लीन हो गया, और यहाँ पर और भी होते हैं, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और अपेंडिक्स। ये वो जगह हैं जहाँ पर कि साइट होती है एक तरीके से जहाँ पर पैथोजन और एंटीजन और जो एंटीबॉडीज़ है ये आपस में फाइट करते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल है माल्ट। माल्ट हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि माल्ट जो होता है ये एक ऐसा लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो कि 50% हमारी बॉडी में जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो माल्ट ही होता है। माल्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये जो होते हैं, ये जो भी हमारी मेजर ट्रैक्ट्स होती हैं, मेजर एक तरीके से पाइपलाइंस होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गई, डाइजेस्टिव हो गई और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स हो गई, इनकी जो लाइनिंग होती है वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये हेल्प, इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पैथोजन आता है वो यहाँ पर इस पर लग जाता है, जहाँ ये इस जगह पर एंटीबॉडीज और एंटीजन या फिर पैथोजेंस आपस में फाइट करते हैं। तो ये जो है 50% हमारे बॉडी में जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसमें इंक्लूड होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत फेमस, आपने नाम भी सुना होगा उस बीमारी के बारे में जिसका नाम है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एक ऐसी डिजीज जिसमें कि क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं। तो यानी कि एज एक ऐसी डिजीज भी नहीं बोलेंगे हम, सिंड्रोम बोलेंगे, कि इसमें क्या होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है या फिर अपने काम में को उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से वो करना चाहिए। तो एड्स जो डिजीज़ है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये जो सिंड्रोम है वो होता है उसको हम बोलते हैं HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक तरीके का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है अपने RNA से DNA बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए हम इनको रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। तो रेट्रोवायरसेस की जो फैमिली है उसका एक मेंबर है HIV। अब एड्स जो है वो पहले चिंपैंजीज में होता था, इंसानों में नहीं होता था, पर चिंपैंजीज से इंसानों में आया इन द ईयर 1981 में पहला केस जो है एड्स का आया था ह्यूमंस में। आखिर ये फैलता कैसे है, जब कोई इन्फेक्टेड इंसान का जो ब्लड है या ब्लड प्रोडक्ट्स है वो किसी हेल्दी इंसान में चले जाए, ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लाज्मा का जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें, तो क्या होता है कि जैसे किसी को खून की कमी हो गई या फिर ब्लड लॉस हो गया किसी एक्सीडेंट में, तो क्या होता है कि ब्लड उस आदमी को दिया जाता है। अब अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान जिसके अंदर HIV है, तो वो जो इंसान होता है उसका ब्लड अगर किसी हेल्दी इंसान में चला जाएगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा। दूसरा ये कैसा फैलता है, थ्रू सलाइवा। किसी का जो भी सलाइवा है अगर वो किसी फूड प्रोडक्ट में गिर गया या फिर खाने की जैसे चीज़ों में गिर गया तो हेल्दी इंसान को भी एड्स हो जाएगा। और ये कैसे होता है, जैसे एक मदर है और उसको जो है
एड्स हुआ है तो उसके बच्चे में भी एड्स हो जाएगा। कैसे? थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होता है कि मदर से चाइल्ड में चला जाता है ये एड्स का जो वायरस होता है, HIV वो। और कैसे होता है, जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं यानी कि ड्रग को यूज़ करते हैं जो लोग, तो वो क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। अब क्या होता है कि कोई भी जो इन्फेक्टेड इंसान है एड्स से, उसने ड्रग लिया और किसी हेल्दी इंसान ने सेम उसी इंजेक्शन से जो है ड्रग ले लिया, तो उसको भी ये एड्स हो जाएगा। और कैसे होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से, किसी के साथ इंटीमेट कांटेक्ट से या फिजिकल कांटेक्ट से भी एड्स हो जाता है। अब आखिर हमारी बॉडी में जैसे ही HIV वायरस आता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? HIV वायरस जैसे हमारी HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में आता है, ये हमारे शरीर का जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस एक ऐसे सेल्स होते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको इनगल्फ कर देते हैं, उसको खा लेते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। ये काम होता है मैक्रोफेजेस का। अब ये जो HIV है ये मैक्रोफेज में जाता है। मैक्रोफेज जो सेल है उसमें इंजेक्ट करता है अपना RNA। ये अपना RNA उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही ये अपना RNA इंजेक्ट करता है मैक्रोफेज में, यहाँ पर क्या होता है, RNA बदल जाता है DNA में। कैसे? एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिससे क्या होता है, जो वायरस का, जिसको हम वायरल RNA बोलेंगे, वो RNA बदल जाता है DNA में, वायरल DNA में। अब क्या होता है, जो मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है वहाँ पर होता है DNA, उस DNA की जगह ले लेता है ये वायरल DNA। अब न्यूक्लियस का काम आपको पता ही है, न्यूक्लियस का काम होता है सेल को ऑर्डर्स देना, एक तरीके से ब्रेन ऑफ द सेल होता है। अब वहाँ पर जो है वायरल DNA आ गया है, तो वायरल DNA क्या होता है, मैक्रोफेज को ऑर्डर देता है कि तुम मेरी ही कॉपीज बनाओ, मेरे ही वायरल पार्टिकल्स बनाओ। और मैक्रोफेज वैसे ही करता है, एक तरीके से ये हाईजैक कर लेता है मैक्रोफेज को और उसको अपने हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में ले लेता है और कहता है कि मेरी ही कॉपीज़ बनाओ। अब क्या होता है, इसकी और कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है मैक्रोफेज। अब क्या होता है, जो कॉपीज़ बनी है वो और दूसरे सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये स्पेसिफिकली जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उसको ही अफेक्ट करते हैं। मैक्रोफेज को अटैक करने के बाद, अपने वायरल पार्टिकल्स बनाने के बाद, ये जाते हैं हेल्पर T सेल्स के पास। हेल्पर T सेल्स का काम होता है B सेल्स को एक्टिवेट करना और एंटीबॉडीज बनाना। अब क्या होता है, ये हेल्पर T सेल्स को भी हाईजैक कर लेते हैं और उनको कहते हैं हमारे ही वायरल पार्टिकल्स बनाओ। अब क्या होता है कि हेल्पर T सेल्स जो होते हैं, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स भी हम उनको कहते हैं, वो क्या करते हैं, वायरल पार्टिकल्स बनाते रहते हैं, खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वायरल पार्टिकल्स बनाने के बाद। और क्या होता है, इस वजह से हमारे शरीर में T लिम्फोसाइट्स की कमी। अब हमारी बॉडी में T लिम्फोसाइट्स की कमी हो गई, तो कमी होने से क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती। अब क्या होगा, बाहर से जो कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा या पैथोजन आएगा उससे भी हमारी बॉडी नहीं लड़ पाती है। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में एड्स तो पहले से ही है, और भी जो पैथोजेंस आ रहे हैं उससे भी जो है हम इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और अलग अलग डिजीजेस हमारी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है। सिम्टम्स कैसे होते हैं, जब ये जो HIV है जब बॉडी में अटैक करता है उस समय कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फीवर आता है, बार बार एक हाई इंटेंसिटी का फीवर आएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर हाई इंटेंसिटी का फीवर आएगा, डायरिया होता है, वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। साथ ही साथ एड्स का जो वायरस है HIV, वो जब बॉडी में एंटर करता है और सिम्टम्स शो होने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड 5 से 10 साल तक का भी हो सकता है, इतना लंबा टाइम पीरियड भी आता है। एड्स का जो वायरस है वो बॉडी में आ गया और सिम्टम्स आपको 5-10 साल बाद दिख रहे हैं। कुछ एक ये भी कारण है जो कि एड्स का जल्दी पता नहीं लग पाता इस वजह से। अब एड्स का पता कैसे चलता है, अगर सिम्टम्स आ गए हैं तो पता कैसे चलेगा कि एड्स ही है, तो उसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ELISA। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
ये क्या होता है, एक तरीके का टेस्ट होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि बॉडी में HIV है या नहीं है। अब जो ये एड्स होता है ये बहुत कॉमन हो गया। एड्स अब जैसे बॉडी में हो गया तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो मैं ये बता दूं कि एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है। हाँ, इसको हम थोड़ा सा इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल वायरल ड्रग्स होते हैं कुछ, तो इनकी हेल्प से हम एड्स को का जो वायरस है उसका इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन एड्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाना अभी इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है।